नमस्कार। बात सीधी थी पर कविता के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए चलते हैं तृतीय पद्यांश की ओर। तृतीय पद्यांश। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी मुहावरों का प्रयोग है बिंबात्मक रूप से। बात की चूड़ी मर जाना, बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ होता है बात का प्रभाव खत्म हो जाना, और बात में बेकार घूमने लगी का अर्थ होता है भाषा में उसका प्रयोग निरर्थक हो जाना, उसमें कसावट ना होना। तो कवि ने पहले हमने पद्यांश में 2 में देखा है कि कवि ने प्रभावी शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की और उसकी बात फंस गई, और वो ने बहुत कोशिश की कि बात स्पष्ट हो, किंतु वो शब्द जाल में और भी ज़्यादा उलझते चले गए। अब यहाँ कवि बता रहे हैं कि उनकी बात कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण प्रभावहीन हो गई। तो ये इसका प्रसंग है। अब आगे बढ़ते हैं अर्थ की ओर। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि बोल रहे हैं कि अंततः वही बात हुई जिससे मैं डर रहा था। मैंने शब्दों के साथ जोर जबरदस्ती की, उन्हें ज़बरदस्ती प्रयोग करने का प्रयास किया। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरी बात का प्रभाव खत्म हो गया और मेरी बात भाषा के उस प्रयोग में बेकार में घूमने लगी। उसमें कोई ना कसावट थी, ना उसका असर पड़ रहा था, अर्थात उसका कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि अंततः जिस बात से मैं डर रहा था वही काम हुआ। मैं ज़बरदस्ती शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा था, इस चक्कर में मेरी बात प्रभावहीन हो गई और भाषा में उसका प्रयोग पूरी तरह से निरर्थक हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं निकला, क्योंकि उसमें एक कसावट नहीं दिखाई दे रही थी। तो यहाँ भी मुहावरेदार भाषा है, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। आखिरकार मुक्त छंद दृश्यबिंब है और रूपक अलंकार है। अब आप रूपक अलंकार, बात की चूड़ी मर गई, इसमें बात की चूड़ी मरना ये रूपक अलंकार का प्रयोग है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं अगले पद्यांश की ओर। चतुर्थ पद्यांश। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, ये एक कील है जिसमें पेंच बनी हुई है, किंतु इसके पेंच जो है ख़त्म हो गए हैं। तो इससे यहाँ पे बात को कवि ने मूर्त रूप प्रदान किया है एक पेंच का। जब पेंच की चूड़ी खत्म हो जाती है तो उसे ज़बरदस्ती ठोक दिया जाता है, किंतु ज़बरदस्ती ठोकने पर होता क्या है, उसमें कसावट नहीं बनती, उसमें कोई ताकत नहीं रहती, वो आसानी से निकल भी सकती है। यही यहाँ पर कवि की बात के साथ हो रहा है। तो कवि ने कुछ मूर्त उपमानों के माध्यम से, जैसे पेंच के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास किया है। कवि कह रहे हैं कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब ठोक दिया का मतलब है यहाँ पे प्रयोग कर दिया, प्रयुक्त कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। ठीक ठाक दिख रही थी वो। तो कवि कह रहे हैं कि मैं जब हार गया, प्रयास कर करके मेरी बात स्पष्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको कील की तरह, जैसे हम कील को ठोक देते हैं, वैसे ही मैंने अपनी बात को वहाँ जैसे तैसे प्रयोग कर दिया। ऊपर से तो वो ठीक ठाक दिख रही थी, अर्थात ऊपर से वाक्य देखने में ठीक दिख रहा था, परंतु अंदर से ना उसमें कसाव था और ना कोई ताकत। अब यहाँ कसाव का मतलब है भावों की गहराई नहीं थी, मतलब वो बात अपना असर नहीं छोड़ रही थी, उसमें भावों की गहराई समझ में नहीं आ रही थी, न ताकत थी, अर्थात शब्दों में कोई दम नहीं था, कोई बल नहीं था। तो कवि कह रहे हैं कि जब हम ज़बरदस्ती अपनी बात में किसी नए शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द वहाँ पे यदि अपना प्रभाव नहीं छोड़ रहा है, तो वो उसमें कोई दम नहीं रह जाता है, वो भावों को स्पष्ट भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमको वही शब्द प्रयोग करने चाहिए जिनका अर्थ हम भी अच्छे से समझ पा रहे हैं और जो जनता है, जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वे भी अच्छे से समझ पाएँ। तो सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार है, कील की तरह में, उन्होंने बात को कील की तरह उपमा दी है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। इसके अलावा ठीक ठाक में अनुप्रास अलंकार है। मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है, जैसे ठोंक देना, मतलब जैसे तैसे प्रयोग कर देना, ये मुहावरा है। पुनः एक बार देख लीजिए कि कभी यहाँ पे प्रयास कर कर के थक चुके हैं और उन्होंने अपनी बात को जैसे तैसे वहीं पर छोड़ दिया,
अर्थात कील की तरह उसको वहीं पर प्रयोग कर दिया। ऊपर से वो बात देखने में ठीक दिख रही थी, उसका प्रयोग लग रहा था कि ठीक है, किंतु अंदर से उसमें कोई भावों की गहराई समझ में नहीं आ रही थी और ना शब्दों में कोई दम था। पांचवें पद्यांश, अंतिम पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि ने इस कविता का पूरा सार इस पद्यांश में प्रस्तुत किया है और बात के माध्यम से व्यंग किया है। बात के माध्यम से व्यंग किया है, पर किन पर व्यंग किया है? ये नए दौर के जो कवि हैं उन पर व्यंग किया गया है, या ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो अपनी विद्वता दिखाने के लिए कुछ आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों पर कवि यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बात का मानवीकरण कर दिया। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, कवि कह रहे हैं कि वो बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अर्थात मेरी पकड़ में ही नहीं आ रही थी, मैं उसको कैसे प्रयोग करूं समझ ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ बात पे मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया, उसको शरारती बच्चा बता दिया। तो ये मानवीकरण अलंकार है। तो कवि कह रहे हैं कि बात जो अब तक मेरे साथ एक शरारती, एक नटखट बच्चे की तरह खेल रही थी, मेरी पकड़ में ही नहीं आ रही थी, उसने जब देखा कि मैं पसीना पोंछ रहा हूँ, अर्थात मैं सही शब्दों का प्रयोग करने के प्रयास में परेशान हो गया हूँ, तो मुझे पसीना पोंछते देखकर वो बात ने मुझसे पूछा। अब क्या पूछा? ये इस पूछने पर भी एक व्यंग है। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब यहाँ भाषा देखो ताना मार रही है ऐसे लोगों को जो सरल भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बात कह रही है कि क्या तुमने कभी भी भाषा को सुविधापूर्वक या सरल तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखा? तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से नए दौर के उन साहित्यकारों पर व्यंग किया गया है जो विद्वतापूर्ण बातें करते हैं और उनकी बातें पाठकों के समझ में नहीं आती हैं। तो हमें बात वैसे ही करनी चाहिए, सरल भाषा में, जो आसानी से पढ़ने वालों को समझ में आ सके या सुनने वालों के समझ में आ सके। सहूलियत अर्थात सहजता, सुविधा, आसानी, बरतना अर्थात व्यवहार में लाना, इस्तेमाल करना। काव्य सौंदर्य वही है, बस बात में मानीकरण अलंकार है, अंतिम पंक्ति में प्रश्न अलंकार है और बच्चे की तरह कहकर यहाँ पे उपमा अलंकार का बोध किया गया है। आप चित्र में आप देख सकते हो, बात बच्चे के ऊपर लिखा हुआ बात, तो ये बात जो है नटखट बच्चे की तरह खेल रही थी और भाषा के साथ उसका तालमेल बैठ नहीं पा रहा था। ये इस चित्र से जाहिर होता है। अब देखिए काठिन्य निवारण, यहाँ पे आपकी पाठ्य पुस्तक में सही जोड़ी बनाने के लिए दिया गया है। एक तरफ बिंब या मुहावरे हैं और दूसरी तरफ उनका आशय है। बात का चूड़ी मर जाना, बात की चूड़ी मर जाना, अर्थात बात में बात का प्रभावहीन हो जाना। इसको आप मैच जरूर करिएगा। बात की पेंच खोलना, बात का पेंच खोलना अर्थात बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना अर्थात बात का पकड़ में ना आना। पेंच को कील की तरह ठोक देना, ये होगा पहला वाला, बात में कसावट का ना होना। यदि हम पेंच को कील की तरह ठोकेंगे तो वो बहुत ढीला रहता है, उसमें कसावट नहीं होती। बात का बन जाना अर्थात कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। अब देखिए पुनरावृत्ति कर लेते हैं, एक बार आप पुनः देख सकते हैं कि ये कविता कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है और इसमें कवि ने भाषा की सहजता की बात की है कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द होते हैं, जैसे पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। तो बहुत से शब्द पर्यायवाची होते हैं किंतु उनके विशिष्ट अर्थ होते हैं। तो कभी कभी हम सीधे तरीके से कही जा सकने वाली बात को अधिक अलंकृत बनाने के फेर में बात को और भी उलझा देते हैं, जिससे बात प्रभावहीन हो जाती है। अतः किसी भी बात को संप्रेषित करने के लिए भाषा सहज व सरल ही होनी चाहिए, जिससे भाषा की सुंदरता भी बनी रहे और बात भी अर्थहीन होने से बच जाए। अब यहाँ पर हमने पूरी व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत की है ताकि आप एक बार पढ़कर पुनः इसको समझ सके। जैसे बात से लेकर चली गई तक पेचीदा होती चली गई,
कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करने से अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास से उसकी सरलता समाप्त हो गई। आशय यह है कि शब्द जाल में सरल बात भी जटिल हो जाती है। कवि कहता है कि जब उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास किया, भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों को काट छाँट कर आगे पीछे किया, मैंने ऐसा प्रयास किया कि मूल बात सरलता से व्यक्त हो सके। मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आए, परंतु ये दोनों बातें नहीं हो सकी। इस प्रयास में स्थिति खराब होती गई, भाषा अधिक जटिल हो गई और मेरी बात उसके जाल में उलझकर रह गई। इस तरह भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में बात और भी जटिल अर्थात कठिन होती चली गई। दूसरे पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने की बजाय और उलझती गई। जिस प्रकार पेंच ठीक से ना लगे तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं और तब जबरदस्ती किया गया प्रयास निष्फल होता है। इसी प्रकार बेवजह भाषा का पेंच कसने से बात सहज और स्पष्ट होने के स्थान पर और भी क्लिष्ट हो गई। कवि कह रहे हैं कि ऐसा गलत करने पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की कमी नहीं थी। उनके प्रोत्साहन में मेरी उलझन और बढ़ गई और मेरी बात बिगड़ने से वे खुश होते थे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी वाहवाही करते हैं और हमको गलत करने को प्रोत्साहित करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। भाषा के साथ ज़बरदस्ती करने का ये परिणाम हुआ कि जिसका कवि को डर था, भाषा को तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में उसके मूल भाव का प्रभाव ही नष्ट हो गया। पेज को ज़बरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर गई और पेज बेकार ही घूमने लगा। इसी प्रकार भाषा की बनावट के चक्कर में उसका मूल तथ्य नष्ट हो गया और भाषा व्यर्थ में प्रयुक्त होती रही। कवि कहते हैं कि भाषा की तोड़ मड़ोड़ में, उसमें पेच कसने में लगे रहने में जब मैं असमर्थ रहा, तब अपनी अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों में ठूंस ठांस कर ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, जिस प्रकार चूड़ियाँ मर जाने से पेंच को हम कील की तरह ठोक कर छोड़ देते। उसी तरह मैंने कथ्य के साथ किया। तब तक कविता ऊपर से तो अच्छी और ठीक ठाक प्रतीत हुई, परंतु अंदर से उसमें एकदम ढीली वो प्रभावहीन थी। तब उस अभिव्यक्ति में ना तो कसावट थी ना प्रभावात्मकता थी, अर्थात उसमें अपेक्षित प्रभाव नहीं रह गया था। कवि कह रहे हैं कि तब बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ की शब्द क्रीड़ा कर रहे हो? तुम मुझसे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो? मुझे अपना पसीना पूछते देखकर बात ने कहा कि तुम व्यर्थ में पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता, सहजता और उपयुक्तता से प्रयोग करना नहीं सीखा? यह तुम्हारी अक्षमता तथा अयोग्यता है। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी बात सरल भाषा में व्यक्त करना चाहिए। कठिन शब्दों में प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो बात उलझ जाएगी, सामने वाले की समझ में नहीं आएगी, उसकी संप्रेषणीयता खत्म हो जाएगी।